नमस्कार। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जहां टकराव भी था और उम्मीदें भी थीं। जी हाँ, ब्रिटिश भारत का वो दौर। बात शुरू होती है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उसमें एक वादा था कि भाई 10 साल बाद देखेंगे, समीक्षा करेंगे। हाँ, समीक्षा होनी थी। लेकिन हुआ ये कि 10 साल पूरे हुए नहीं और 1927 में ही सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमीशन भारत आधम का। और बस इसी कमीशन के आने से जैसे भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी साइमन कमीशन, उसके जबरदस्त विरोध और फिर उसी विरोध से जन्मी नेहरू रिपोर्ट पर है। हाँ, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। सही कहा। देखें? चलिए शुरू करते हैं। तो साइमन कमीशन से शुरू करते हैं। जैसा हाँ। हमने कहा, आना था 1929 के आसपास समीक्षा के लिए, पर आ गया 1927 में ही। 2 साल पहले। इतनी जल्दी क्यों थी ब्रिटिश सरकार को? देखिए, इसकी वजह जो थी वो पूरी तरह से राजनीतिक थी। अच्छा। हाँ, ब्रिटेन में उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद अगले चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाए। और लेबर पार्टी को भारत के लिए थोड़ा नरम माना जाता था। हाँ, कुछ हद तक। तो कंजर्वेटिव सरकार ने सोचा कि भाई भारत का जो संवैधानिक भविष्य है उसकी दिशा हम अपने कंट्रोल में ही तय कर दें। मतलब लेबर पार्टी के आने से पहले ही। बिल्कुल। इसीलिए 1929 की बजाय 1927 में ही एक कमीशन बना दिया गया, फटाफट। और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल। कमीशन में 7 सदस्य थे जी और सातों के सातों अंग्रेज। जी सर जॉन साइमन तो अध्यक्ष थे ही। जी। क्लेमेंट एटली जैसे लोग भी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के। हाँ, वो भी थे। लेकिन एक भी भारतीय नहीं। कमाल है, भारत का भविष्य तय करने आ रहे हैं और उसमें किसी भारतीय की राय ही नहीं ली जाएगी। यही तो। ये सिर्फ अनदेखी नहीं थी। ये तो सीधे सीधे अपमान था, भारतीय स्वाभिमान पर चोट। क्या यही मुख्य कारण था कि पूरा देश भड़क उठा? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। यही वो चिंगारी थी जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी। सोचिए जरा, एक कमीशन आ रहा है आपके देश का संविधान बनाने या उसकी रूपरेखा तय करने, और उसमें आपके देश का एक भी आदमी नहीं। हाँ, ये तो। और ये इस बात का प्रतीक बन गया कि अंग्रेज शायद समझते ही नहीं कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। काबिल ही नहीं समझते। हाँ, एक तरह से यही संदेश गया। इसे राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया और लगभग सभी, आप कह सकती हैं, सभी बड़े भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे सीधे सीधे नकार दिया। और ये सिर्फ बातों में नहीं नकारा गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। जी, डॉक्टर अंसारी अध्यक्ष थे। हाँ, और वहां तय हुआ कि कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शुरुआत में तो मुस्लिम लीग का जिन्नावाला धड़ा और हिंदू महासभा, ये सब भी बहिष्कार के लिए तैयार हो गए। हाँ, शुरुआत में एकजुटता दिखी थी। फिर आई वो तारीख 3 फरवरी 1928। कमीशन बॉम्बे उतरा और वो दिन तो जैसे पूरे देश में विरोध का दिन बन गया। बिल्कुल। वो मंजर बताया जाता है कि देखने लायक था। कैसा? पूरे देश में हड़तालें हुई, दुकानें बंद, हर जगह काले झंडे दिखाए गए और एक ही नारा था जो हर तरफ गूंज रहा था, साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। हाँ, और ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं हुआ। कमीशन जहां जहां गया, लखनऊ गया, लाहौर गया, पटना गया, हर जगह उसे ऐसे ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लखनऊ में खलीको जमा थे, उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ। और लाहौर में, वहां तो शायद स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। हाँ, लाहौर की घटना तो बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण रही। वहां पर शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था और उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर। और उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बहुत बर्बरता से। लाला जी को गंभीर चोटें आईं और कुछ ही हफ्तों के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। ओह, उनकी मौत से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बाद में सॉन्डर्स को मारा, वो इसी लाठीचार्ज का बदला माना जाता है। हाँ, ये कड़ी जुड़ती है। और तो और जो केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने भी बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दिया कि हम कमीशन का स्वागत नहीं करेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि विरोध कितना व्यापक था। सही में, ये विरोध सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा। इसने शायद लोगों को और जोड़ा। निश्चित रूप से। इसका सबसे बड़ा सकारात्मक असर यही था कि इसने अलग अलग पार्टियों और विचारों के लोगों को कम से कम इस एक मुद्दे पर तो एक साथ खड़ा कर दिया। ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक बड़ा सामूहिक प्रदर्शन था। इसने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया, लोगों में जोश भरा। लेकिन क्या सब एकजुट थे?
आपने जिन्ना गुट का जिक्र किया। हाँ, यहीं पर एक दरार भी दिखी। हाँ। मुस्लिम लीग में वो दो हिस्सों में बंट गई। मोहम्मद अली जिन्ना वाला गुट तो बहिष्कार के साथ था। अच्छा। लेकिन सर मोहम्मद शफी का एक दूसरा गुट था जिसने कमीशन का साथ देने का फैसला किया। ओहो, तो ये मतभेद तभी शुरू हो गए थे? जी, ये एक तरह से आगे जो होने वाला था उसका संकेत था। तो इतना विरोध हुआ, लालाजी की मृत्यु हुई, लेकिन कमीशन ने अपना काम तो किया ही होगा। हाँ, विरोध के बावजूद उन्होंने अपना काम पूरा किया। 1928-29 में 2 बार भारत आए, लोगों से मिले और आखिरकार मई 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। तो अब जरा इस रिपोर्ट की बात करते हैं। आखिर इसमें था क्या ऐसा? क्या सुझाव दिए उन्होंने? कुछ मुख्य बातें थीं। पहली तो ये कि प्रांतों में जो द्वैध शासन यानी डायरकी चल रही थी। हाँ, वो जिसमें कुछ विभाग गवर्नर के पास और कुछ मंत्रियों के पास होते थे। बिल्कुल। तो कमीशन ने कहा कि इसे खत्म करो, प्रांतों में पूरी तरह से एक उत्तरदायी सरकार बनाओ, मतलब सारे विभाग चुने हुए मंत्रियों को दे दो। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, एक कदम आगे। हाँ, ऊपरी तौर पर तो लगता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर के पास कुछ विशेष शक्तियां होनी चाहिए। अच्छा, किस तरह की शक्तियां? खासतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए और जो सरकारी सेवाएं हैं उनके मामलों में। मतलब असली कंट्रोल तो गवर्नर के हाथ में ही रहना था। समझी। तो नाम के लिए उत्तरदायी सरकार, पर लगाम गवर्नर के पास। कुछ ऐसा ही। दूसरा बड़ा सुझाव था केंद्र के विधानमंडल को लेकर। उसे फेडरल यानी संघीय आधार पर दोबारा बनाने का सुझाव था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तो होंगे ही, साथ में जो देसी रियासतें हैं उनके प्रतिनिधि भी शामिल हों। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र में पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की बात उन्होंने नहीं की। मतलब केंद्र में अभी भी अंग्रेजों का कंट्रोल बना रहेगा। जी। और आम लोगों के लिए क्या था, वोट डालने का अधिकार वगैरह? हाँ, ये एक अहम सिफारिश थी। उस वक्त आप देखिए, भारत में मुश्किल से शायद 3% लोगों को वोट देने का अधिकार था। बस इतना कम? जी हाँ। तो कमीशन ने कहा कि इस दायरे को बढ़ाया जाए, लगभग 10 से 15% आबादी को वोट का अधिकार दिया जाए। अच्छा, ये तो ठीक था। और जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं, उनका आकार भी बढ़ाने की बात कही। तो कुल मिलाकर ज्यादा लोग वोट दे सकते थे, प्रांतों में मंत्रियों को कुछ ज्यादा अधिकार मिलते, लेकिन असली ताकत गवर्नर और वाइसराय के पास, और केंद्र में तो स्वशासन दूर की बात थी। यही ना? बिल्कुल सही समझिए आप। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि भारतीय नेताओं ने इन सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल नाकाफी माना। उस समय मांग क्या थी? डोमिनियन स्टेटस? हाँ, कम से कम डोमिनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। कांग्रेस और बाकी राष्ट्रवादी दल यही मांग रहे थे, और कुछ लोग तो अब पूर्ण स्वराज की बात करने लगे थे। हाँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस। जी। और साइमन कमीशन ने इन दोनों ही मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो जाहिर है ये रिपोर्ट किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन इसी रिपोर्ट पर बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना लंदन में? हाँ, वो एक अलग कहानी है। रिपोर्ट भले ही खारिज हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसी को आधार बनाकर लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, पर वो भी बेनतीजा रहीं। तो ये तो हुई साइमन कमीशन की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ, भारतीयों का जवाब। लॉर्ड बर्किनहेड थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जी हाँ। उन्होंने तो जैसे चुनौती दे डाली थी भारतीयों को, ताना मारा था। हाँ, उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आप भारतीय लोग आपस में ही एकमत नहीं हो सकते, तो संविधान क्या बनाओगे? अगर आप में काबिलियत है तो ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जिस पर सब सहमत हो। ये तो सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। और भारतीय नेताओं ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। तो इसी चुनौती का जवाब देने के लिए फिर वो सर्वदलीय सम्मेलन हुए। जी। फरवरी 1928 में दिल्ली में, फिर मई 1928 में बॉम्बे में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मकसद यही था कि मिलकर एक ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार किया जाए जिसे भारत के सभी बड़े दल और समुदाय मान लें। और इसी में फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, नेहरू कमेटी। हाँ बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उसमें कई बड़े नाम थे। तेज बहादुर सप्रू जैसे लिबरल नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे जोशीले युवा राष्ट्रवादी थे, और भी लोग थे। हाँ, MS अणे, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी। मतलब कोशिश की गई थी कि अलग अलग गुटों के लोग शामिल हों। इस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1928 में। जी हाँ, अगस्त 1928 में। और यही रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और ये भारतीय इतिहास में आप कह सकती हैं एक मील का पत्थर है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्या खास था इस नेहरू रिपोर्ट में? साइमन कमीशन से कैसे अलग थी ये? सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, डोमिनियन स्टेटस। हाँ, रिपोर्ट ने फौरन
मतलब तत्काल भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। ये उस समय कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य भी था। हालांकि आपने बताया कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग इससे आगे जाना चाहते थे। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस जैसे युवा नेता तो अब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई। और दूसरा बड़ा मुद्दा प्रतिनिधित्व का, इलेक्टोरेट वाला। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने हुए हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। पूरी तरह से? पूरी तरह से। उनकी जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स अपनाने की बात कही। मतलब सब मिलके वोट डालें। लेकिन अल्पसंख्यकों का क्या? हाँ, उसका ध्यान रखा गया। कहा गया कि जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वहां उनकी आबादी के अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, रिजर्वेशन रहेगा। अच्छा। लेकिन पंजाब और बंगाल, जहां मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा थी, वहां किसी तरह के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं था। ये एक पेचीदा बिंदु लगता है। हाँ, और इसी पर आगे चलकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। लेकिन इसके अलावा भी रिपोर्ट में बहुत कुछ था। बहुत सी अच्छी और आगे की सोचने वाली बातें थीं। जैसे कि वो मौलिक अधिकार कितने थे? 19? जी हाँ, 19 मौलिक अधिकारों की एक लिस्ट दी गई। इसमें बोलने की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी और खास बात यह कि महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकार की मांग की गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और भी था, जैसे भाषा के आधार पर प्रांतों को फिर से बनाने का सुझाव दिया। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। जी। केंद्र और प्रांतों दोनों जगह पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार बनाने की बात थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव था शायद। हाँ, एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। और एक और दिलचस्प बात, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप, उसे भारत की राजभाषा बनाने का सुझाव था। और धर्म? क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीयों ने इतने विस्तार से, इतनी गंभीरता से अपने लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। खुद से। और इसमें जो बातें थी, मौलिक अधिकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेक्युलरिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, इनमें से कई चीजें बाद में आजाद भारत के संविधान का आधार बनी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से तो कहीं बेहतर थी ये। बिल्कुल। कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक, कहीं ज्यादा भारतीयों की उम्मीदों के करीब। और अगस्त 1928 में लखनऊ में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, उसने इस रिपोर्ट को मान भी लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये स्वीकृति क्या पक्की थी? क्या सब मान गए? यहीं पर पेच आ गया। लखनऊ में रिपोर्ट पास तो हो गई, लेकिन ये मंजूरी बस कागज पर रह गई। बहुत जल्दी बहुत गहरे मतभेद सामने आ गए और वो जो सर्वसम्मति की उम्मीद थी, वो टूट गई। सबसे बड़ा विरोध कहाँ से आया? मुस्लिम लीग, जिन्ना? हाँ, सबसे तीखा विरोध मुस्लिम लीग की तरफ से ही आया, जिसके नेता उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनकी मुख्य आपत्ति क्या थी? वही इलेक्टोरेट वाला मुद्दा? हाँ, मुख्य रूप से वही। जिन्ना और लीग को लग रहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट, भले ही उसमें रिजर्वेशन हो, मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। वो सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहते थे। जी, वो उसे जारी रखना चाहते थे। उनका मानना था कि मुसलमानों की राजनीतिक पहचान और उनके प्रतिनिधित्व के लिए वो जरूरी है। और क्या मांग थी उनकी? एक और बड़ी मांग थी कि केंद्र की जो विधायिका बने, उसमें मुसलमानों के लिए 1/3 1/3 सीटें आरक्षित हों। अच्छा। जब दिसंबर 1928 में कलकत्ता में फिर से सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उनकी ये मांगें नहीं मानी गई, तो जिन्ना इस पूरी प्रक्रिया से ही अलग हो गए। और यहीं से फिर उनकी वो 14 सूत्री मांगे आईं, 14 पॉइंट्स। बिल्कुल। मार्च 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 मांगें सामने रखीं और ये मांगें अगले कई सालों तक मुस्लिम लीग की राजनीति का केंद्र बनी रहीं। क्या था इनमें मुख्य रूप से? वही सब बातें, सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रखो, केंद्र और प्रांतों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, जिन प्रांतों में मुसलमान बहुमत में हैं, जैसे बंगाल, पंजाब, वहां उनका बहुमत बना रहे, सिंध को बॉम्बे से अलग करके नया प्रांत बनाओ, मुसलमानों के धर्म, संस्कृति और पर्सनल लॉ की सुरक्षा हो। इस तरह की मांगे थी। ये तो नेहरू रिपोर्ट से काफी अलग थी। बहुत अलग। तो क्या सिर्फ मुस्लिम लीग ही नाराज थी या और भी लोग थे? नहीं, और भी थे। हिंदू महासभा को मुसलमानों के लिए किसी भी तरह के आरक्षण पर ऐतराज था, चाहे वो जॉइंट इलेक्टोरेट में ही क्यों ना हो। उन्हें सिंध को अलग प्रांत बनाने पर भी आपत्ति थी। इसी तरह सिख लीग भी पंजाब में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर खुश नहीं थी नेहरू रिपोर्ट से। और कांग्रेस के अंदर जो युवा थे, नेहरू, बोस, हाँ, उनका तो मुद्दा ही अलग था। वो कह रहे थे कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, इससे कम कुछ नहीं। उन्होंने अलग लीग भी बना ली थी शायद। जी हाँ,
कांग्रेस के अंदर ही दबाव बनाने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना ली थी। तो आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो लाई गई थी एकता बनाने के लिए, वो खुद ही विवादों में घिर गई। हाँ, कई तरफ से उस पर हमले होने लगे, आलोचना होने लगी। इससे एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? मतलब बर्कनहेड ने चुनौती दी थी, एक मौका था एकजुट होकर जवाब देने का, फिर भी भारतीय नेता एकमत क्यों नहीं हो पाए? क्या सिर्फ अपने अपने गुटों के फायदे देख रहे थे? देखिए, ये कई चीजों का मिला जुला असर था। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ स्वार्थ था। हाँ, ये सच है कि अलग अलग समुदायों, अलग अलग गुटों के अपने हित थे, अपने डर थे, भविष्य को लेकर चिंताएं थीं। खासकर अल्पसंख्यक समुदायों को ये डर था कि बहुमत उन पर हावी ना हो जाए। ये डर तो स्वाभाविक था। बिल्कुल। फिर सदियों से जो सामाजिक और ऐतिहासिक फासले थे वो भी थे। नेताओं की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अंग्रेजों की भूमिका, फूट डालो, राज करो। हाँ, वो तो हमेशा ही पर्दे के पीछे से काम कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की नीति हमेशा से इन विभाजनों को हवा देने की रही थी। और सबसे मुश्किल गांठ जो थी, वो थी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की। उसे सुलझाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। तो आखिर में हुआ क्या? इस सब का नतीजा क्या निकला? नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ? भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ा? देखिए, रिपोर्ट को औपचारिक तौर पर तो सर्वदलीय सम्मेलन ने पास कर दिया था, लेकिन जमीन पर हकीकत ये थी कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख लीग जैसे बड़े और असरदार गुट उससे सहमत नहीं थे। तो मतलब वो लागू नहीं हो पाई? व्यवहारिक रूप से नहीं। जिन्ना के 14 पॉइंट्स मुस्लिम राजनीति का एजेंडा बन गए। कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग तेज हो गई। नतीजा ये हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध के समय जो एकता दिखाई दी थी, वो बिखर गई। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी और तेज हो गई। जो विभाजन की खाई थी वो और गहरी होती चली गई। ये साफ होने लगा कि आजादी का रास्ता शायद आपसी सहमति से ज्यादा टकराव से होकर जाएगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसका क्या हुआ फाइनली? साइमन रिपोर्ट, जैसा हमने कहा, 1930 में आई। भारतीयों ने उसे नकार दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे आधार बनाकर वो गोलमेज सम्मेलन किए। हालांकि उन सम्मेलनों से भी कुछ ठोस नहीं निकला। और नेहरू रिपोर्ट, क्या वो पूरी तरह बेकार हो गई? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। भले ही वो उस वक्त सर्वसम्मति नहीं बना पाई, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हुआ। वो भविष्य में जो भी संवैधानिक बातचीत हुई, उसके लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन गई, एक बेसलाइन की तरह। हाँ, एक तरह से। उसने ये तो साबित कर दिया कि भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। और उसने उन राष्ट्रवादी ताकतों को भी बल दिया जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहते थे, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित बदलाव चाहते थे। तो अगर हम देखें, ये पूरा दौर एक तरफ बाहरी दबाव का था, साइमन कमीशन, हाँ। और दूसरी तरफ अंदरूनी मंथन का, नेहरू रिपोर्ट। बिल्कुल। एक तरफ एक ढांचा थोपा जा रहा था और दूसरी तरफ खुद बनाने की कोशिश हो रही थी। हाँ। लेकिन उस कोशिश में भी गहरे मतभेद थे। बिल्कुल सही कहा आपने।